हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा पाठ एक भाषा और व्याकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। भाषा क्या है? भाषा हम जो आपस में बोलचाल करके अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वह एक भाषा है। आप उसे समझकर मुझे प्रत्युत्तर देंगे, वह भी भाषा है। तो आइए बच्चों, हम हमारा पाठ भाषा को विस्तार से पढ़ते हैं। पाठ एक, भाषा और व्याकरण। भाषा क्या है? बोलकर या लिखकर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करने को हम भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा जिसमें हम अपने मुंह से बोलकर किसी बात को या किसी विचार को किसी के समक्ष रखते हैं, वह बंदा समझकर हमें प्रत्युत्तर करता है, वह मौखिक भाषा है। दूसरा है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा हम किसी चीज को लिखकर किसी को पढ़ाने की कोशिश करते हैं या किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, तो वह हमारा माध्यम जो है वह है हमारी लिखित भाषा। देखते हैं मौखिक भाषा। भाषा को बोलकर प्रयोग किए जाने वाले रूप मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे आपसी बातचीत, कहानी सुनना, समाचार सुनना, भाषण सुनना, घटना आदि वर्णन। दूसरा है हमारा लिखित भाषा। भाषा का लिखकर व्यक्त किए जाने वाले रूप को हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, उत्तर लिखना, डायरी लिखना इत्यादि। हमारी मातृभाषा हिंदी है, यह हमारी आधिकारिक भाषा है। हिंदी भाषा का परिचय और महत्व। अब हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी भाषा का परिचय और महत्व। इसलिए हिंदी भाषा का उद्देश्य, हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत भाषा से माना जाता है। मतलब जो संस्कृत भाषा है उसी से ही इसका निर्माण हुआ है। अपने उद्भव के पश्चात हिंदी में अनेक परिवर्तन और परिष्कार हुए हैं। आज हिंदी में जन जन द्वारा बोली व समझी जाने वाली लोकप्रिय भाषा है। इसे 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को संविधान में राज्यसभा के रूप में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रमुख हिंदी भाषी क्षेत्र है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि। मतलब इन सभी क्षेत्रों में हिंदी मुख्य रूप से बोली जाती है। अपनी वैधानिकता व लोकप्रियता के कारण हिंदी भाषा का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत के अतिरिक्त नेपाल, मलेशिया, फिजी, इंडोनेशिया, मॉरिशस तथा जावा में भी हिंदी को बहुत लोकप्रियता प्राप्त है। मतलब हमारे देश के अलावा भी विदेशों में भी हिंदी को बड़ा पसंद किया जाता है। अब है बोली। सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप को हम बोली कहते हैं। इसे कहते हैं किसी स्थान विशेष पर बोली जाने वाली जो भाषा है वह बोली कहलाती है। अर्थात स्थानीय व्यवहार में अर्थ विकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। मगधी, मैथिली, अवधी, ब्रज
राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि कई ऐसी बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है। जैसे पंजाब में पंजाबी, इस तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में पहले 18 भाषाओं को मान्यता मिली हुई थी, किंतु अब उनमें 4 और जोड़कर उन्हें भी भाषा का रूप दे दिया गया है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? कुल कितने हुए? 22। जो बोलियां भारत के रूप में मान्य है वे हैं डोगरी, मैथिली, बोडो, कोंकणी। अब ये 4 जो है ये और उन भाषाओं में जुड़ गई हैं। इस प्रकार अब भारत में 22 भाषाएं प्रचलित हैं। कितनी भाषाएं प्रचलित है? 22 भाषाएं, जिसमें सबसे पहले हिंदी, दूसरी संस्कृत, तीसरी उर्दू, चौथी नेपाली, 5वीं बंगाली, 6ठी पंजाबी, 7वीं मैथिली, 8वीं सिंधी, 9वीं तमिल, 10वीं तेलुगु, 11वीं कन्नड़, 12वीं उड़िया, 13 असमिया, 14 बोडो, 15 डोगरी, 16 कश्मीरी, 17 मलयालम, 18 मराठी, 19 संथाली, 20 मणिपुरी, 21 गुजराती तथा आखिर में कोंकणी लैंग्वेज है, कोंकणी भाषा है। इस तरीके से हमारी 21 भाषाएं कुल हो गई। बोली। अब लिपि। भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है वे चिन्ह लिपि कहलाते हैं। लिपि की परिभाषा क्या है? किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। लिपि किसे कहा जाता है? किसी भी भाषा के लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा के लिपि चिन्ह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, मतलब दोनों की जो लिपि है देवनागरी वो कॉमन है। कुछ भाषाएं और इनकी लिपियां यहाँ दी गई है, इन्हें देखते हैं। सबसे पहले भाषा हमारी आती है हिंदी, जिसकी लिपि है देवनागरी। संस्कृत, उसकी लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की उर्दू फारसी, बंगाली की बांग्ला, जर्मन की भी रोमन और फ्रेंच की भी रोमन की लिपि है। अगला है व्याकरण में देखते हैं। भाषा की शुद्धता व एकरूपता को बनाए रखने के लिए व्याकरण का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्याकरण के ज्ञान को प्राप्त कर हम भाषा को शुद्ध प्रयोग करना सीख सकते हैं। किससे सीख सकते हैं? जब हमें व्याकरण का ज्ञान पूर्णतया होगा तो हम उसको भली भांति जान पाएंगे। तब तक हम भाषा के सही रूप को लिखने व बोलने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। अतः हम कह सकते हैं जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है वही व्याकरण कहलाता है। जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों को शुद्धता से प्रयोग करने की जानकारी देता है वही क्या कहलाता है? व्याकरण। पीछे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। पहला है सुनीता पाठ याद कर रहा है। दूसरा, राम गाय घास खिलाई। दूसरा है राम गाय घास खिलाई। ऊपर दिए गए वाक्य पढ़ने में अजीब लग रहे हैं क्योंकि उनमें कुछ अशुद्धियां हैं।
अशुद्धियों को दूर करने के लिए इन्हें दोबारा लिखते हैं। तो पहले क्या लिखा जाएगा? सुनीता पाठ याद कर रहा की जगह रही है। दूसरा, राम गाय घास खिलाई, राम ने गाय को घास खिलाई। अब यहाँ वाक्यों में सुधार करने से वाक्यों का अर्थ भली भांति स्पष्ट हो रहा है। जब हमने उसको अशुद्ध ही लिखा था उस समय हम उसके भावों को नहीं समझ पा रहे थे। राम घास खिलाया क्या है? नहीं, ये गलत वाक्य। लेकिन हमें व्याकरण का ज्ञान होने की वजह से हमने जब उसे शुद्ध लिखा तो वह एक सार्थक वाक्य बन गया। भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं। उन्हीं नियमों के अंतर्गत भाषा के पढ़ने में होने वाली अशुद्धियों को ठीक किया जाता है। भाषा के इन नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। आइए इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं में से पहला देखें। मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने और ग्रहण करने का साधन ही भाषा है। दूसरा, भाषा के दो भेद होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तीसरा, भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। चौथा, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। पांचवा, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होने के लिए व्याकरणिक ज्ञान अति आवश्यक है। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा पाठ 1 समाप्त होता है। अब हम इसका अभ्यास कार्य को देखेंगे। आइए, ये है पहला प्रश्न। दिए गए वाक्यों को सही करके लिखिए। क, गाय घास खा रहा है तो खा रही है। ईट। ख, मेरे दादी जी आई हैं। मेरी मेरी दादी जी आई है। ग, 4 बालक ने गीत गाया। 4 बालकों ने घ, कमल ने अपने कपड़ा धो लिया। कमल ने अपने या तो कमल ने अपना कपड़ा धो लिया। ने अपना धो लिया। अब आता है हमारा प्रश्न 2। दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं। पहला, बातचीत भाषा का लिखित रूप है। नहीं, बातचीत मौखिक रूप है। दूसरा, अंग्रेजी हमारी आधिकारिक भाषा है। नहीं, हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है। ग, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। नहीं। घ, व्याकरण भाषा को शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। जी हाँ। अब ये है प्रश्न 3।
नीचे लिखी भाषाओं और लिपियों का मिलान कीजिए। अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरमुखी, संस्कृत, देवनागरी, बंगाली, बांग्ला, उर्दू, उर्दू हो गई फारसी। ठीक है, इस तरीके से होगा। प्रश्न 4, चित्र देखकर भाषा का रूप लिखिए। पहला, मौखिक भाषा, क्योंकि ये दोनों आपस में बात कर रही हैं। ये पढ़ रहा है तो लिखित भाषा, भाषण देना मौखिक भाषा। अरे वाह। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाषा से आप क्या समझते हैं? तो विचारों का आदान प्रदान, इन भाषा है। प्रश्न 2, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। प्रश्नगण, हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। घ, व्याकरण किसे कहते हैं? अब प्रश्न क्या है? व्याकरण किसे कहते हैं? जो शास्त्र हमें जो शास्त्र वर्णों, शब्दों, वाक्यों, शुद्ध करने का ज्ञान वे व्याकरण कहलाते हैं। जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों को शुद्ध करने का ज्ञान देते हैं, व्याकरण कहलाते हैं। अब है रचनात्मक कार्य। एक वर्ग हमें दिया गया है, इनमें कुछ भाषाएं हैं, उन भाषाओं को ढूंढकर हमें लिखना है। जैसे उर्दू, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, मराठी, बंगाली,
नेपाली आदि। ठीक है, इस तरीके से हमारा पाठ एक भाषा और व्याकरण समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पाठ तथा इसका अभ्यास कार्य समझ में आया होगा। आप इसे और पढ़ें और ज्यादा समझने की कोशिश करें। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।